हेलो एवरीवन, आप सब यहाँ तक आए तो इसका मतलब आप मुझे जानते ही होंगे। मेरा नाम मोहम्मद माज़ राजपूत है। कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग इस देश का सबसे सेकुलर बंदा। जब से मैं यकीन 2.0 में एमआर सर की क्लास आया हूँ, तब से मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आए जा रहे हैं कि भैया आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, आपने रिवीजन कैसे किया था, आप ऑफलाइन टेस्ट कैसे देते थे, और आपके 1 ड्रॉप और 4 अटैम्प्ट का मतलब क्या था। तो जब मैंने 2020 में अपनी 12th कंप्लीट की थी, तो हमारे यहाँ पर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे, और उस टाइम पर ऑनलाइन बहुत बहुत कम था। तो जिसे भी नीट या जेईई की प्रिपरेशन करनी होती थी, वो यहाँ से बागपत से मेरठ जाता था। वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उस टाइम पे नीट की कोचिंग ले सकूँ, क्योंकि उस टाइम पे सक्सेस रेट भी बहुत कम रहता था कोचिंग लेने वाले बच्चों का। तो मैंने, जैसे सब यहाँ पे कर रहे थे, तो पहले मैंने 12th के बाद फार्मेसी की 2 साल। उसके बाद मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप की हॉस्पिटल में, और उसके बाद जब पीडब्ल्यू बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था, मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। जब मुझे समझ में आने लगा कि नीट का पैटर्न क्या है, उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैंने फिर अपनी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और 2 सीरियस अटैम्प्ट किए। और मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट इस बात पे आ रहे थे कि भैया हम तो जब से स्टार्ट किया है कि हमने इतनी नोटबुक्स बना ली हैं, ये बना लिया है, वो बना लिया है, और भैया आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, हमें तो रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, हमें टेस्ट भी देने होते हैं, आपने ये सब मैनेज कैसे किया। तो दरअसल इन सब में सबसे ज़्यादा मेरा साथ जिन्होंने दिया था वो मेरे शॉर्ट नोट्स थे। तो शॉर्ट नोट्स सब बच्चे चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, और ताकि आपका भी टाइम बच सके, आप भी एक अच्छा जीएमसी में नेक्स्ट ईयर 2025 में जा सको। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे आने के बारे में सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि अपने कॉलेज में जाकर आराम से पढ़ाई करूँगा और वहाँ पर अच्छा स्कोर करूँगा। बट सब बच्चे इतने परेशान हो रहे थे, और बार बार मैसेज करे जा रहे थे कि भैया शॉर्ट नोट्स के बारे में बता दो। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इतने सारे बच्चों को अलग अलग नाम बता के एक वीडियो के थ्रू ही बता देता हूँ। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको बता दूँ कि रिवीजन कैसे करना है, अपने टेस्ट के थ्रू एनालिसिस करके अपने मार्क्स को एकदम रॉकेट बूस्ट कैसे करना है, ये मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे। और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट नोट्स और टीचर के पीडीएफ नोट्स के थ्रू हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे बचा सकते हैं ताकि हम उसे और चीज़ों पे दे पाएँ। तो जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पे एमआर सर के एनएलएम के लेक्चर नंबर 2 पे। तो सर ने जैसे यहाँ डिफरेंट फोर्सेस और क्वेश्चन होने के लिए भी लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कि इस लेक्चर में क्या टॉपिक कवर हुआ है वो भी लिख लेते हैं। इन सबको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इससे आपकी नोटबुक में बस स्पेस ही घिरता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट ही पूरा का पूरा हमें एज़ अ होल लेके चलना होता है। वो सब एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट रहता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि लेक्चर 2 में ये हुआ था, 3 में ये हुआ था। हमें एक चैप्टर को एज़ अ होल लेके चलना है। और जैसे टेंशन है, तो टेंशन की डेफिनिशन सर ने अपने आप यहाँ पे लिख दी है। तो जब आप पीडीएफ के थ्रू रिवाइज़ करने आएँगे, तो आपको टेंशन की डेफिनिशन भी रिवाइज़ हो जाएगी, तो इसे शॉर्ट नोट्स में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सर ने टेंशन को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, जो ऊपर एक्सप्लेन किया था, वो नीचे एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे डायग्राम्स को भी अपने शॉर्ट नोट्स में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और कि अगर एक स्प्रिंग होता है तो उसमें स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ लगता है, ये सब सर ने बता रखा है। इस ऐसी चीज़ों को भी शॉर्ट नोट में डालने की जरूरत नहीं होती। और जैसे सर कोई कोई चीज़ें बॉक्स में डाल देते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है कि एफ नेट अगर जीरो है तो एसिलेशन जीरो होगा, और उस कंडीशन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट या फिर जीरो होगी। तो ऐसे पॉइंट्स को आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी सर ने एक्सप्लेन कर रखा है कि एफ अगर एक्स एक्सिस में जीरो है तो एसिलेशन एक्स का जीरो होगा, वाई का हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसी चीज़ों को आप शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के लिए अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग होगा। उसे अपने आप चूज़ करना पड़ेगा कि क्या चीज़ मैं भूल सकता हूँ और क्या चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप स्टोर रहेगी। तो नीचे देखेंगे तो सर ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बारे में बता रखा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप इस चैप्टर में हज़ारों बार बना लेंगे कि आपको लगेगा कि ये इतना बेसिक है कि जैसे कोई आपका नाम पूछ रहा हो, तो आपको उसके लिए बार-बार नोट्स निकालने पड़ेंगे। अगर आप कभी भूल जाते हो, तो जैसे ही आप पीडीएफ खोलोगे, तो आपको वो चीज़ एकदम से याद आ जाएगी। यहाँ पे भी सर ने फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में बता रखा है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बता देता हूँ। जैसे ये एनएलएम का लेक्चर नंबर 6 है, तो सर ने यहाँ पे रॉकेट प्रॉब्लम वगैरह बता रखा है। तो रॉकेट प्रॉब्लम में कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये पूरी डेरिवेशन लिख लेंगे। बोर्ड्स के लिए पूरी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर इस टाइम हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें हमें अपने कॉम्पिटिशन से आगे निकलना है। तो यहाँ पर जैसे सर ने एसिलेशन का फॉर्मूला लिख लिया, तो यहाँ पे मैंने भी अपने रॉकेट प्रॉब्लम में एसिलेशन का फॉर्मूला लिख लिया, ग्रेविटी के साथ और ग्रेविटी के बिना। और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए सर की पीडीएफ को रेफरेंस बनाया, और जैसे-जैसे सर क्वेश्चंस देते थे, वहाँ से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था और रिवाइज़ भी सर की पीडीएफ से ही कर लेता था। यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा सर के
पीडीएफ का ज़्यादा। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो यहाँ यहाँ पे भी बस फॉर्मूला लिख लिया कि कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे अप्लाई करा जाता है। कन्वोल्यूट सिस्टम, ये भी एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पार्ट है, तो इसमें भी फॉर्मूला लिख के अपना कर लेते हैं आगे। और क्वेश्चंस के थ्रू मैं बताना चाह रहा था आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप की स्क्रीन में इतना क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपका आंसर मैच करा लेना कि जो भी सरकार है वही मेरा आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन को हाइड कर लिया। अब यहाँ लिख रहा है मशीन गन फायर 65 ग्राम विद वेलोसिटी इतना। तो आप इतने को देखकर जो आपने ऊपर कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो आप अपने आंसर को देखिए कि मेरा आंसर मैच हो रहा है। अगर जो आपका आंसर मैच हो जाता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए, और अगर आपका आंसर मैच नहीं हो पाता तो आप देखिए कि मैंने गलती कहाँ करी। पर इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ना डालिए, क्योंकि आपको पीडीएफ तो सर की तरफ से मिली जाती है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को बार बार लिखेंगे तो इतना फायदा नहीं होगा जितना आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा। क्योंकि एक बार नोट्स में लिखने में टाइम लग जाता है कि आपको क्वेश्चंस भी लिखना है, डाटा भी लिखना है, ऑप्शन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। बट जब आप सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे और मतलब क्वेश्चन की डाटा को लिखेंगे और आंसर सॉल्व करना शुरू कर देंगे रफ में बार बार, तो आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा। एक पीडीएफ और दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ही हैं। ये पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर है, लाइक ये क्वेश्चन है। अब इसका डायग्राम देख लीजिए और ऑप्शंस को हाइड कर लीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर को सोल्व करिए, इसे भी उसमें डालने की जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स में। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसे भी शॉर्ट नोट में डालने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसे भी शॉर्ट नोट में डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पे बार बार क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इस पूरी पीडीएफ में, पूरे लेक्चर में सर ने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो बहुत कम चांस होते हैं कि लेक्चर पीडीएफ के बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप सिर्फ पीडीएफ में ही इसे कर लें तो आपका काम हो जाएगा, आपको इन्हें शॉर्ट नोट्स में नहीं डालने पड़ेंगे। तो ऐसे आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। देखिए, तो आपने इस पीडीएफ में नोटिस किया होगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैं उसे अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लूँ। और क्योंकि इतना सारा डाटा अगर हम एक अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिखेंगे और उसे बार बार रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा टॉपिक को भूल जाते हैं। बट अगर हम पीडीएफ के थ्रू से काफ़ी बार रिवाइज कर लें तो वो याद रहता है लंबे टाइम तक। जैसे मैंने यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे शुरू किया वेलोसिटी के बारे में, थोड़ा सा एसिलेशन के बारे में, फोर्स के थोड़े से बारे में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में। ऐसे बस ज़रा ज़रा सा हिंट लिख लिया कि हाँ ये लाइन मैं भूल सकता हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग है, आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग है। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं डिटेल नोट्स बनाने में, तो आपको डिटेल नोट्स की तरफ जाना चाहिए। पर ये उन बच्चों के लिए है जो कि पीडीएफ से खुद को पढ़ा पढ़ा सकते हैं और अपना टाइम बचाकर रिवीजन और टेस्ट की तरफ ज़्यादा लगाना चाहेंगे। क्योंकि टेस्ट और रिवीजन के थ्रू ही हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे एनएलएम का चैप्टर है, तो ये मेरे 6 पेज में पूरा चैप्टर आ गया था। 1, 2, 3, 4, 5 पेज में पूरा चैप्टर आ गया था। फिर इसमें सिर्फ क्वेश्चंस मैंने वो लिखे जो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे कि हाँ ये कैसे होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा एनसी मतलब इस ऐसे क्वेश्चंस के आने के कम चांस होते हैं, पर जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांस थोड़े कम होते हैं, फिर भी मैंने इन्हें लिख लिया था। ऐसे क्वेश्चंस के थोड़े कम आने के चांस होते हैं तो भी मैंने लिख लिया था। बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखने चाहिए। मैंने पूरे चैप्टर में सिर्फ 9 क्वेश्चंस लिखे अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, वो भी कहीं पे डाटा नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिख रखा पूरा पूरा, ना ही ऑप्शंस लिख रखे, बस इतना शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं ताकि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिल जाए मुझे। यहाँ पे बस बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन क्वेश्चन भी लिख लिया और उसकी डेफिनेशन भी लिख ली, उसका डायग्राम भी बना लिया। पर मैंने क्या किया यहाँ पे, बस उसका फॉर्मूला लिखा और उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ऐसे ही कार के लिए उसका फॉर्मूला लिखा और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ऐसे ही सारे शॉर्ट नोट्स आपको करने हैं। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और बस इतना सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता शॉर्ट नोट्स को बनाना। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आप कर पाएंगे। और रिवीजन के लिए बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे मैंने बताया कि जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन, ये नीचे वाला क्वेश्चन है, इसे देखा और इसकी वैल्यूज वगैरह देख के जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसे सोल्व किया बिना ऑप्शंस को देखे, और फिर अपना ऑप्शन से मैच कर लिया, आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उसमें देखना है कि मैंने मिस्टेक कहाँ की। बस सिंपल।